नमस्कार साथियों। सबसे पहले 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को एजुकेशन निकेतन परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम अगले 15 दिनों में उन अभ्यर्थियों की रणनीति क्या होनी चाहिए जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। सबसे पहले एक आप पतली सी डायरी बना लें। वो डायरी आपकी डिजिटल भी हो सकती है और हार्ड कॉपी में भी हो सकती है। उसको 3 सेगमेंट्स में आप डिवाइड कर लें। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल और अदर्स। अदर्स में जो करंट अफेयर्स का हिस्सा होगा और जो कुछ और सेक्शंस हैं उसे हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपको आगामी 15 दिन में जिस सेक्टर पे, जिस सेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इस पर काम आप ही को करना है। इसमें दूसरे व्यक्ति का रोल बहुत कम है। तो पहला काम क्या करना है, आपका जो नाम है उसकी मीनिंग क्या होती है, किसी संस्कृत उसकी उत्पत्ति कैसी है, ठीक है, किस प्रकार से हुई है। अगर आपके नाम पर कोई फेमस कैरेक्टर है या कोई पर्सनालिटी रहा है तो उसके बारे में भी बैकग्राउंड उसका देखेंगे एक बार आप। यानी कि आपके नाम से जितने भी तरीके के प्रश्न उठ सकते हैं उन सारे प्रश्नों को आप राइट डाउन करने की कोशिश करेंगे और उसका एक प्रोबेबल आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी पॉइंट पे दिक्कत हो तो आप गूगल की सहायता ले सकते हैं, या आपके आसपास में कोई मेंटर होंगे तो आप उनकी सहायता ले सकते हैं। इसके बाद आपकी स्कूलिंग जहाँ से हुई हो, आपने कॉलेज जहाँ से किया हो और आपका यूनिवर्सिटी, इन तीनों के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर आपका विश्वविद्यालय किसी पर्सनालिटी के नाम पे है, जैसे मान लो आप बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, तो उनके बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया होनी चाहिए कि उनका हिस्ट्री में क्या योगदान है, आपके विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, आपका विश्वविद्यालय अगर किसी दूसरे विश्वविद्यालय से अलग करके बना है तो कब अलग हुआ। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो यानी कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा करनी है। इसके लिए आजकल आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, आपको बहुत सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी जिससे आप राइट डाउन कर लेंगे बेसिक इन्फो वाले सेक्शन में। इसके बाद आपका जिला, तो 2 चीज़ें होंगी। अगर आपके स्कूलिंग आपके नेटिव ज़िले में ही हुई होगी तब तो ठीक है। अगर आपकी स्कूलिंग अलग जगह हुई है तो उसके लिए जहाँ पे आपकी स्कूलिंग हुई है उस स्थान के बारे में भी आप बेसिक इन्फॉर्मेशन रखेंगे। जो आपका नेटिव ज़िला है उसके बारे में, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पता करना है। उसका फॉर्मेशन कब हुआ, अगर किसी दूसरे ज़िले से तोड़ कर बनाया गया है तो कब अलग होकर बना। इसके बाद किस डिवीज़न में पड़ता है वो ज़िला, उस ज़िले का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, आपके ज़िले में पर्यटन के कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल हैं। सेंसस डेटा आपको अपने ज़िले का याद कर लेना है कि आपके ज़िले में शिक्षा का दर क्या है, लैंगिक स्तर क्या है, बाकी चीज़ इन्फॉर्मेशन होती है उसे आपको राइट डाउन कर लेना है। फिर इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि आपके ज़िले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सा है। अगर आपके ज़िले के किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है तो उस जीआई टैग प्रोडक्ट का नाम क्या है और उस प्रोडक्ट के बारे में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन रखेंगे। इसके साथ ही साथ थोड़ी सी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के सवाल आपसे अगर पूछे जाएं कि करंट में एमपी कौन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है, पुलिस सुपरिटेंडेंट कौन है वहाँ के, यानी कि आप पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे अपने ज़िले से संबंधित। इसके बाद आपकी हॉबी क्या है, इस चीज़ का निर्धारण आप अपने मित्रों के साथ मिलकर एक रियलिस्टिक हॉबी बनाएंगे। ऐसा ना हो कि इंटरव्यू बोर्ड को लगे कि आपने हॉबी बस इसलिए बनाई है कि आपको इंटरव्यू देना है और उसमें एक हॉबी का कॉलम है इसलिए आपने हॉबी भरी है। तो इस बात का ध्यान रखें, हॉबी रियलिस्टिक हो, उसमें आपको पॉलिटिकल प्रश्न अगर पूछे जाएँ तो उसमें भी आप सहज रहें। अगर आपने म्यूजिक चुन लिया तो आप ऐसी स्थिति में हो कि अगर आपको गुनगुनाने के लिए कह दिया जाए तो आप गुनगुनाने की स्थिति में हैं। अगर आपने पोएम चुना है तो आप कुछ पोएम सुनाने की स्थिति में रहें अपनी स्वरचित। साथ ही साथ
उस फील्ड के बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपने म्यूजिक रखा है हॉबी में, तो म्यूजिक से रिलेटेड बेसिक चीज़ें कुछ इंटरनेशनल स्तर पर या नेशनल स्तर पर घटित हुई हों, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने राज्य के उस क्षेत्र में जो पर्सनालिटी हैं उनके बारे में पर्याप्त इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। ये आपका शुरुआत के 15 दिन के जो काम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद स्टेट के बारे में देखो, इसमें दो तरह के कैंडिडेट होंगे। एक कैंडिडेट वो होंगे जिनका नेटिव स्टेट बिहार है, और दूसरे होंगे अदर स्टेट के कैंडिडेट। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट को अपने स्टेट के बारे में तो इन्फॉर्मेशन रखनी ही रखनी है, साथ में बिहार के बारे में भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है। तो उनके लिए एक एडिशनल वर्क है। तो दो हिस्सों में बांट लेंगे, होम स्टेट और बिहार। और जो बिहार के नेटिव स्टूडेंट हैं उनके लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन राज्य के रिलेटेड, जो पर्यटन के स्थल हैं और जो संभावित पर्यटन स्थल हैं उनकी एक सूची बनाएंगे। इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक सूची बनाएंगे। पॉलिटिकल सिस्टम के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उनके पास कि कब कब उस राज्य में क्या क्या घटित हुआ है। इसके बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और क्या काम करना है, जॉब प्रोफाइल। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो उसमें आपका पोस्ट क्या है, करंट सैलरी अगर आपके बीपीएससी के जो सैलरी है उससे अगर अधिक है तो उसका जस्टिफिकेशन आपको खोज के रखना है अभी ही, कि आप उस नौकरी से को छोड़कर इस नौकरी में क्यों आना चाहते हैं, आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं अपनी नौकरी से, अगर कोई बाधा है तो कौन सी है, ठीक है। और पोस्ट हायरार्की आपके डिपार्टमेंट में क्या है। ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना है अपने वर्तमान जॉब प्रोफाइल को लेकर। इसके बाद जेंडर रिलेटेड, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल से रिलेटेड अगर जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की भी एक सूची बनाएंगे। जैसे बिहार में महिलाओं को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर और लॉ एंड ऑर्डर के स्तर पर। तो इन चीज़ों को आप यहाँ एक सूची बना लेंगे उन समस्याओं की, और उसका एक बेसिक रेमेडीज़ की आप खोजते हैं उसकी। अगर आपका गैप है, मान लो कि आप 7 साल गैप है ग्रेजुएशन और इंटरव्यू जब देने जा रहे हैं उस समय में, तो उस गैप को आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं। अगर आपने कोई हायर डिग्री ले रखी है, यानी कि आपने जेआरएफ या नेट कर रखा है, या आप टीचिंग के फील्ड में हो या एग्रीकल्चर, तो आपको गैप को कैसे जस्टिफाई करना है, इसका एक आप संतुलित उत्तर बनाएंगे। याद रखें, ये उत्तर आइडियल नहीं होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि गैप को आप ज़बरदस्ती जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इसका एक प्रैक्टिकल और नेचुरल उत्तर होना चाहिए जो कि वास्तविकता के नज़दीक हो। तो ये हुआ सबसे पहला आपका जो सेक्शन, बेसिक इन्फो वाला सेक्शन। उसमें आपको इतनी चीज़ें मगअप करनी है। इस चीज़ को आप एकदम बिल्कुल आराम से करें, जितने डायमेंशंस उसके हो सकते हैं उन सबको खोलने की कोशिश करें, कोई जल्दीबाजी भी ना करें। आपको अभी शुरुआती 15 दिन में कोई मॉक इंटरव्यू में भाग लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इस वीडियो के आखिरी हिस्से में बताएंगे रोल ऑफ मॉक इंटरव्यू, रोल ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप एंड सोशल मीडिया। फिर आते हैं हम एजुकेशनल सेक्शन पे। एजुकेशनल सेक्शन में हमने 3 कंडीशन बनाई है, यानी आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट और बीपीएससी में ऑप्शनल अगर सेम है वैसे कैंडिडेट, दूसरे जिनका ऑप्शनल और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अलग है, और तीसरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, ऑप्शनल और जॉब प्रोफाइल तीनों ही डिफरेंट है। अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट सेम है तो आपको इस सब्जेक्ट पे A to Z एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, जिसको कि ब्रीफ में रिवाइज किया जा सकता है। साथ ही साथ इस पे जितने सवाल बन सकते हैं, जैसे मान लो कि आपका सोशियोलॉजी अगर ऑप्शनल है, तो जिस तरीके से आज बीपीएससी ने एक संघ लोक सेवा आयोग ने जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा कि अब जो है दुलारने के लिए मोबाइल का यूज हो रहा है बच्चों को, ठीक है, इसका बच्चों के समाजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरीके के अगर समसामयिक प्रश्न आपके विषय से रिलेटेड पूछे जाएं, मान लो कि अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है और G20 की मीटिंग हुई तो उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो इस तरीके के प्रश्नों को हैंडल करने की स्थिति में भी आप हों। यानी कि पहला कंडीशन है तो आपको बिल्कुल ही
वेल प्रिपेयर्ड रहना है, कोई आपके पास एक्सक्यूज नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है कि मान लो कि आपका बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन का साइंस का, मान लो कि फिजिक्स ऑनर्स हो आप, ऑप्शनल ले रखा है हिस्ट्री, और गैप है इन दोनों के बीच में मान लो कि 7 ईयर का या 8 ईयर का। आप इस बात को कह सकते हो कि सर 7-8 साल हो गए हैं, मैं ग्रेजुएशन के, चूँकि मेरा स्ट्रीम चेंज हो गया तो मैं बहुत चीज़ों को भूल चुका हूँ, लेकिन ये कहने के बाद भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न बेसिक नेचर का है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको प्रश्न आना चाहिए। दूसरी बात, अगर उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट कोई बोर्ड मेंबर है तो बहुत संभावना बनती है कि आपके इतना कहने के बाद भी बोर्ड मेंबर उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे और आपसे उम्मीद करे कि आप बेसिक प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में हों। साथ ही साथ अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट या ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में हायर डिग्री ले रखी है, यानी कि आप नेट हों, जीआरएफ हों या कोई अन्य डिग्री आपने ले रखी है, तो उसके बारे में भी आपके पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो उस चीज़ पे भी, उस डायमेंशन पर भी आप काम करेंगे। इसके अलावा आपने कोई अदर डिग्री ले रखी है, यानी कि आपने बीएड की डिग्री ले रखी है या फिर एलएलबी की डिग्री ले रखी है, तो इस सेक्शन पे भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसका भी एक आप कॉलम बनाएंगे। अगर दोनों डिफरेंट है, जॉब प्रोफाइल आपका डिफरेंट है ऑप्शनल और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से, तो इस तरीके के जो प्रश्न उठ सकते हैं उन प्रश्नों की संभावित सूची आपको तैयार करनी है। और तीसरा सेगमेंट आता है हमारा करंट इशूज। करंट इशूज वाले सेक्शन को आपको 4 हिस्सों में अलग से फिर डिवाइड करना है। स्टेट रिलेटेड, इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो ट्विटर हैंडल या एक्स हैंडल आज के डेट में कह सकते हैं उसको फॉलो करना है, डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट फॉलो करनी है, और जो वहाँ के पोर्टल्स कुछ जो बने हुए हैं आज के डेट में डिजिटल पोर्टल, उसे आप फॉलो करेंगे, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पिछले 1 साल की आप इन्फॉर्मेशन को एक बार देख लेंगे। इसके बाद जो राज्य में घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं की आप एक सूची बनाएंगे और उस पर प्रोज और कॉन्स दोनों ही पॉइंट्स पे, यानी कि आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो नैरो ना होकर ब्रॉडर होना चाहिए, यानी कि आप दोनों ही चीज़ें देखेंगे कि अगर ये चीज़ हो रही है तो इसके प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। जैसे मान लो कि G20 की बैठक हुई, तो बिहार में उससे रिलेटेड कौन सी बैठक हुई, तो लेबर की L20 की मीटिंग बिहार में हुई। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर बिहार में लेबर 20 की ही मीटिंग क्यों हुई, अन्य मीटिंग के लिए राज्य को क्यों नहीं चुना गया, और अगर ये मीटिंग हुई तो इसमें कौन से डिसीजन लिए गए। तो इसके बारे में आप एक ब्रीफ पॉइंट वाइज फॉर्म में एक नोट बना लेंगे आप। इसके बाद जो बहुत ऐसे टॉपिक है जिनसे उम्मीद है कि क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं, जैसे कास्ट सेंसस। तो अभी तो मैं 1-2 एग्जांपल्स के माध्यम से बता रहा हूँ। करंट वाले जो सेक्शन है उसमें लगभग डिस्ट्रिक्ट वाले को छोड़कर स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल, इन तीनों सेक्शन को हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में पर्याप्त तरीके से, पर्याप्त तरीके कहने का मतलब कि कम से कम हर तीनों सेक्शन से 30 से 40 आपको टॉपिक दिए जाएं और हर टॉपिक में कम से कम 10 से 15 पॉइंट्स भी आपको बताया जाए, ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो। आप इन कामों के लिए चैट जीपीटी, बार्ड, इस तरह के एआई टूल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको हॉबी चूज करनी है तो म्यूजिक हॉबी से रिलेटेड कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बनाकर एआई टूल से पूछ सकते हैं, और उसके बाद जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसके जवाब आप गूगल के माध्यम से खोजने की कोशिश करेंगे। तो ये रही एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ साझा की। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करें। अब जो हमने कहा था कि इस वीडियो के आखिरी सेक्शन में हम बताएंगे कि मॉक इंटरव्यू का क्या रोल है और व्हाट्सएप ग्रुप का आपको कहाँ तक फ़ायदा पहुँचा सकता है। देखो,
व्हाट्सएप ग्रुप कोशिश करें कि एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का बना लें। इससे आपको सुविधा क्या होगी कि उस ऑप्शनल से कितने तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जब इंटरव्यू शुरू होगा, तो एक तो उस टाइम मदद मिलेगी। साथ ही साथ उस ऑप्शनल में कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसकी भी आप सारे लोग मिलकर एक सूची बना सकते हैं। तो एक तो व्हाट्सएप ग्रुप ऑप्शनल का आप बना सकते हैं जिसमें आपको मदद मिल सकती है। याद रखिए एक चीज़ कि ग्रुप का प्रयोग केवल एजुकेशनल पर्पज से हो और किसी भी पर्पज से ना हो। इसी तरीके के जीएस, करंट अफेयर्स के संभावित रिसोर्स भी आप इसमें साझा कर सकते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव वे में इसका उपयोग करेंगे तो ये सकारात्मक हो सकता है। आप 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं मॉक इंटरव्यू। शुरुआत में जब तक इंटरव्यू का डेट नहीं आ जाए तब तक आपको मॉक इंटरव्यू देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मॉक इंटरव्यू आप तभी दें जब हमने आपको जो पहला सेक्शन बताया है बेसिक इन्फो, उसके बारे में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है आप अपने स्तर पर बिल्कुल तैयार कर लें। इसके बाद ही कहीं भी आप मॉक इंटरव्यू देने जाएं। मॉक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा नहीं देना है। मैक्सिमम कोशिश करें कि 10 से 12 मॉक इंटरव्यू दें और मॉक इंटरव्यू में कुछ गैप जरूर होना चाहिए। मॉक इंटरव्यू के संस्थान का चयन करते समय भी थोड़ी सी सावधानी बरतें। इंटरव्यू वहीं दें जहां के बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो या आप जिस संस्थान से पहले से जुड़े हों, जिसके बारे में आप जानते हों। 2-3 चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। पहली बात, आपको किसी भी पॉइंट पे रिजिड नहीं होना है और रेडिकल नहीं रहना है, ठीक है। दूसरी बात, गोल मोल जवाब देने की आदत आपको छोड़ देनी है। तीसरी बात, नो कहने की हैबिट डालनी है। आपको बहुत ही पोलाइटली कैसे नो कहा जा सकता है, इसको मॉक इंटरव्यू में तैयारी करनी है कि आप नो कहें गोल मोल जवाब देने की जगह पे। जो आप आंसर दें वे वेल इन्फॉर्म्ड आंसर लगे कि कोई सामान्य व्यक्ति ये जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो प्रशासन में जाकर कुछ अच्छा कर सकता है, जिसके पास हर प्रश्न को लेकर एक कंस्ट्रक्टिव आइडिया है। उस तरीके के आपके जवाब होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने 4 क्वेश्चन को नो कह दिया तो वो ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। अगर एक प्रश्न के उत्तर को भी आपने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिया तो 4 नो की भरपाई कर लेता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब ड्रेस कोड को लेकर आपके मन में भी समस्या होगी कि आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए। तो ड्रेस के रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए हैं, तो हम इसके लिए एक अलग वीडियो आपके साथ साझा करेंगे कि ड्रेस कोड में आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। हमारी कोशिश होगी कि ड्रेस कोड को लेकर जो वंदना मैम ऑलरेडी चयनित हैं, तो वो एक वीडियो आपके लिए बना दें कि ड्रेस कोड में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें इंटरव्यू में खुद भी एक ऑसम नंबर मिला था, 100+ नंबर उन्हें प्राप्त हुए थे। तो ड्रेस कोड को रिलेटेड हम एक आपके साथ अलग वीडियो साझा करेंगे और करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी एक अलग से वीडियो साझा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।